नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि होंगे शामिल। पीएम मालदीव में रह रहे भारतीय समुदाय को भी करेंगे संबोधित। मालदीव के बाद पीएम मोदी का आज पहुंचने का है तमिलनाडु और तूतीकोरिन में करेंगे विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन। देश आज मना रहा है 26वां कारगिल विजय दिवस। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीदों को करेंगे नमन। भारी गोलीबारी के बीच कंबोडिया ने थाईलैंड के साथ तत्काल संघर्ष विराम का किया आह्वान। संघर्ष में अब तक करीब 20 लोगों की मौत, 1,35,000 से अधिक विस्थापित। और महिला शतरंज विश्व कप के खिलाड़ी मुकाबले के पहले चरण में आज दिव्या देशमुख और ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी होंगी आमने सामने। पहली बार फाइनल में दो भारतीय एक दूसरे को देंगे चुनौती। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मालदीव के दौरे पर हैं। आज उनकी यात्रा का दूसरा दिन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। इसके साथ ही पीएम मोदी मालदीव के उपराष्ट्रपति हुसैन मोहम्मद लतीफ और मालदीव के संसद के अध्यक्ष अब्दुल रहीम अब्दुल्ला से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज मालदीव में रह रहे प्रवासी भारतीयों को भी संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज ही अपनी ब्रिटेन और मालदीव की यात्रा संपन्न कर भारत लौट आएंगे। भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता देश के साथ बिहार के लोगों के लिए भी निवेश के नए अवसर खोलेगा। ब्रिटेन के मॉल में अब भागलपुर सिल्क की साड़ी और कपड़े सजे दिखेंगे। साथ ही टैरिफ कटौती और यूके में बेहतर बाजार पहुंच से राज्य के एग्रीकल्चर उत्पाद और कला को भी सीधा फायदा पहुंचेगा। इन उत्पाद के निर्यात में बड़ी आसानी होगी। कपड़ा पर शून्य शुल्क से बांग्लादेश और कंबोडिया जैसे देशों के बीच भारत को कॉम्पिटिटिव एज मिलेगा और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेहतर कीमत मिलने से भागलपुरी सिल्क से जुड़े व्यापारियों और कामगारों की आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगी। बिहार की शाही लीची पहले भी ब्रिटेन भेजी जाती थी, मगर अब टैक्स कम होने से निर्यात बढ़ेगा। साथ ही ब्रिटेन के बाजारों में सिक्की कला की धूम देखने को मिलेगी, जिससे इस कला को वैश्विक पहचान मिल सकेगी। वर्तमान में भारत दुनिया में मखाना निर्यात करने वाला सबसे बड़ा देश है। भारत से कुल मखाना निर्यात का 80% बिहार से होता है। ब्रिटेन के साथ मुक्त व्यापार समझौते से मखाना के निर्यात को सीधे बढ़ावा मिलेगा। समझौते को लेकर बिहार के व्यवसायियों में खासा उत्साह है। जो भारत सरकार और यूके के सरकार के द्वारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया गया है, उससे मखाना को अंतर्राष्ट्रीय बाजार मिलेगा और आयात शुल्क में कहीं ना कहीं 99% की कमी आएगी। इस कमी से होने से भारतीय मखाना विदेशों में भी अपना एक डंका बजा पाएगा और हमारे किसानों को बहुत इसका लाभ डायरेक्टली मिलेगा। मखाना ही नहीं, लेदर इंडस्ट्री, कपास इंडस्ट्री, बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री है जिसको कि लाभ मिलेगा। ब्रिटेन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को समझौता को साइन किया है, जिसमें एग्रीकल्चर के जो इंडिया का एक्सपोर्ट है उसको काफ़ी बड़ा पुश मिलने वाला है। और उसी जो समझौते में बिहार की जो कुछ प्रोडक्ट हैं, जैसे भागलपुरी सिल्क है, मखाना है और शाही लीची, इन तीनों को भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का समझौते का लाभ मिलने वाला है, जो आने वाले समय में बिहार के जो होता है आर्थिक विकास में एक काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान करेगी। मॉनसून सत्र का पहला हफ्ता भारी हंगामे की भेंट चढ़ गया, लेकिन अब संसद के भीतर देश की सुरक्षा और संप्रभुता को लेकर अहम बहस की तैयारी है। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर पर अगले हफ्ते संसद के दोनों सदनों में विशेष चर्चा होगी। संसद के भीतर शुरू होने वाले इस शब्द संग्राम से पहले देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट।
मानसून सत्र का पहला हफ्ता काफी हंगामेदार रहा है और पूरे हफ्ते सदन में कार्यवाही नहीं चल सकी है। शुरुआत में विपक्ष सदन में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा कराए जाने की मांग कर रहा था। वहीं बाद में बिहार में मतदाता सूची से मतदाताओं के नाम हटाए जाने की कवायद पर विपक्ष हमलावर रहा। अब सरकार ने साफ कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर पर अगले हफ्ते संसद में शब्द संग्राम छिड़ेगा। सोमवार को लोकसभा और मंगलवार को राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस होगी। लोकसभा अध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक में ये फैसला हुआ। मंडे को स्पेशल डिस्कशन ऑन टेररिस्ट अटैक इन पहलगाम एंड इन रेस्पॉन्स टू दैट द ऑपरेशन सिंदूर कैरिड आउट बाय इंडियन आर्म फोर्सेस, इस पे हम चर्चा करेंगे। सोमवार को पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले और उसके जवाब में भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर पर विशेष चर्चा होगी। सूत्रों के मुताबिक सोमवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। चर्चा में भाग लेने वाले अन्य मंत्रियों में गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल हैं। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर और निशिकांत दुबे भी इसमें भाग लेंगे। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा मंगलवार को राज्यसभा में शुरू होगी, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, विदेश मंत्री एस जयशंकर और अन्य मंत्री भाग लेंगे। दोनों सदनों में इस विषय पर 16 घंटे की चर्चा होगी। हालांकि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि चर्चा के दौरान विपक्ष से कौन बोलेगा यह सरकार तय नहीं कर सकती है और सरकार से कौन बोलेगा यह विपक्ष तय नहीं करेगा। ऑपोजिशन पार्टी से कौन बोलेगा ये सरकार तय नहीं कर सकता है और सरकार की ओर से कौन जवाब देंगे इसका तय विपक्ष नहीं कर सकते हैं। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी देश के प्रधानमंत्री को बाध्य नहीं कर सकता है कब बोलना है, कहां बोलना है, ये सरकार तय करते हैं। सरकार चर्चा को तैयार हो गई है, लेकिन पक्ष और विपक्ष अब भी इस मामले में एक दूसरे पर हमलावर हैं। विपक्षी दलों ने अपनी मांग रखी कि पहलगाम में जो आतंकवाद हुआ और उसके पश्चात जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसको लेकर एक चर्चा सदन के अंदर होनी चाहिए और चर्चा में प्रधानमंत्री मोदी जी को भाग लेना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी चाहते हैं, हमारी सरकार चाहती है कि चर्चा हो ताकि सत्य पता चले। विपक्ष भागने की कोशिश कर रहा है। पता चलेगा कि हम लोगों ने उनके कितने एयरबेस को मारा, कितने पाकिस्तानियों को, कितना उनकी सरकार को और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया हमारी सेना द्वारा। इससे पहले गुरुवार को ऑपरेशन सिंदूर पर राज्यसभा में विदेश मंत्रालय ने संसद में पूछे गए एक सवाल के लिखित जवाब में बताया कि ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों द्वारा किए गए एक बर्बर सीमा पार आतंकी हमले का जवाब देने के लिए शुरू किया गया था। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इसका उद्देश्य आतंकवादी ढांचे को ध्वस्त करना था। मंत्रालय ने बताया कि भारत की कार्रवाई केंद्रित और नपी तुली थी। हालांकि पाकिस्तान ने कुछ सैन्य सुविधाओं के अलावा भारतीय नागरिक क्षेत्रों को भी निशाना बनाने का प्रयास किया। पाकिस्तान की इन उकसावे वाली और बढ़ाने वाली कार्रवाइयों का भारतीय सशस्त्र बलों ने कड़ा और निर्णायक जवाब दिया, जिससे पाकिस्तानी सेना को काफी नुकसान हुआ। पार्लियामेंट टीम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। अगली खबर का रुख करते हैं। बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया जारी है। एसआईआर प्रक्रिया में बिहार के 7.23 करोड़ मतदाताओं ने सक्रिय भागीदारी के साथ पूर्ण विश्वास व्यक्त किया है। इस प्रक्रिया में अभी तक 99.8% मतदाताओं को कवर किया जा चुका है। इसके तहत 7.23 करोड़ मतदाताओं के फॉर्म प्राप्त हो चुके हैं और उनका डिजिटलीकरण भी किया जा चुका है। साथ ही इन सभी मतदाताओं के नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल किए जाएंगे। शेष मतदाताओं के फॉर्म का डिजिटलीकरण BLO रिपोर्ट सहित 1 अगस्त 2025 तक पूरा हो जाएगा। जिन मतदाताओं ने फॉर्म नहीं भरे हैं या जिनकी मृत्यु हो चुकी है और जो स्थायी रूप से पलायन कर चुके हैं, उनकी सूची 20 जुलाई को सभी 12 राजनीतिक दलों के साथ साझा की जा चुकी है। 24 जून तक स्थानीय BLO BLA ने जो रिपोर्ट दी, उसके अनुसार लगभग 22 लाख मृत मतदाताओं के नाम हैं। साथ ही लगभग 7 लाख मतदाता एक से अधिक स्थानों पर पंजीकृत हैं। वहीं लगभग 35 लाख मतदाता या तो स्थायी रूप से स्थानांतरित हो गए हैं या उनका पता नहीं लगाया जा सका है। साथ ही लगभग 1.2 लाख मतदाताओं के गणना प्रपत्र अभी प्राप्त होने बाकी हैं।
शुक्रवार को राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से साल की शुरुआत में हुई पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद हिंसा की याद ताज़ा हो गई। मुर्शिदाबाद में महिलाओं के खिलाफ राजनीतिक हिंसा और अत्याचारों पर गहन रिपोर्टिंग करने वाले ऑर्गेनाइजर वीकली के वरिष्ठ पत्रकार निशांत कुमार आजाद की तस्वीरों की प्रदर्शनी को आयोजित किया गया। इसकी जायजा लिया हमारे संवाददाता देवेंद्र रावत ने। राजनीतिक तुष्टीकरण की चरम राजनीतिक हिंसा होती है और बंगाल का मुर्शिदाबाद उसका जीता जाता उदाहरण है। ये तस्वीरें जो यहाँ पे लगी हैं वो दर्शाती हैं कि किस प्रकार जब राजनीतिक तौर पर जब हिंसा की जाती है तो उस वर्ग विशेष को टारगेट किया जाता है और राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की जाती है। हमारे साथ इस वक्त खुद ऑर्गेनाइजर के वो व्यक्ति मौजूद हैं, निशांत, जो कि ग्राउंड पे मौजूद थे। 2 दिन उन्होंने बहुत ही संकट वाले समय में वहाँ रिपोर्टिंग की और उस दौरान ये तस्वीर उन्होंने जो है वो कैद की है। उनसे बात करते हैं। निशांत, आपने जिस प्रकार उस मौके पे थे, आपने देखी हिंसा, फर्स्ट हैंड देखा। एक तो आप उसका हमें जरा बताएं कि किन चुनौतियों के दौरान आपने जो है ये सब कल न्यूज़ स्टोरीज और जो फोटोग्राफ्स अपने इकट्ठा किए हैं उनका क्या समय था, कैसा माहौल था समय? मैं आपको बताऊंगा कि तकरीबन 1 हफ्ते के बाद हम वहाँ गए थे, क्योंकि घटना जिस दिन हुई थी उस दिन हम नहीं जा पाए थे, कहीं और थे। 1 हफ्ते के बाद जाने की भी इंटेंसिटी घटना की कितनी थी वो हम पता लगा सकते हैं कि 7 दिन के बाद भी वहाँ पे कुछ नहीं था। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ राख था। वहाँ पे मैंने एक व्यक्ति से बात की और उसने साफ कहा कि आप टीएमसी के वोटर हैं या बीजेपी के वोटर हैं, इससे कोई मतलब नहीं। आप हिंदू हैं तो आपको अटैक किया जाएगा। ये जो एक पैटर्न दिख रहा है, चाहे वो पोस्ट वॉल वायलेंस में आपने देखा होगा या फिर मुर्शिदाबाद में देखिए या संदेश खाली में भी कमोबेश देखिए, तो आपको दिखेगा कि ये कैसे एक जो है टारगेटेड किलिंग होती है, एक प्लान करके किया जाता है। कुछ लोगों ने मुझे बताया कि वहाँ से जो थाना होता है, जो पुलिस स्टेशन था, वो तकरीबन 10 मिनट की दूरी पे भी नहीं है, 3 किलोमीटर की दूरी है उन गाँवों से वो थाना। लेकिन डिस्पाइट मेकिंग मल्टीपल कॉल्स लोगों के द्वारा कि हमें बचाया जाए, वो पुलिस वहाँ पे नहीं पहुँच पाई। वहाँ पे घटना कब रुकती है? जब बीएसएफ वहाँ पे पहुँचती है। जाहिर तौर पर मुर्शिदाबाद का जो ये तस्वीरें हैं वो बताती हैं कि किस तरीके से टीएमसी जो है वो टारगेटेड जो है वो एक धर्म विशेष को, एक वर्ग विशेष को टारगेट कर अपनी राजनीतिक जो रोटियां वो सेक रही है। कैमरा पर्सन आलोक के साथ देवेंद्र रावत, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की प्रमुख योजनाओं में से एक प्रधानमंत्री जन धन योजना है, जिसने देश के गरीब परिवारों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ा है और उन्हें आर्थिक तौर से सशक्त बनाने में मदद की है। प्रधानमंत्री जन धन योजना की वेबसाइट के मुताबिक अब तक इस योजना का फायदा 55.90 करोड़ लाभार्थियों को दिया जा चुका है और जनधन खातों में करीब 2,63,955 करोड़ रुपए की राशि जमा है। जनधन खातों ने बड़े पैमाने पर वित्तीय समावेशन को बढ़ावा दिया है और महिलाओं को भी सशक्त बनाया है। जनधन खातों में महिलाओं की हिस्सेदारी 56% है। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर एम राजेश्वर राव के मुताबिक जनधन योजना, आधार मोबाइल, जेएएम, ट्रिनिटी ने सभी व्यवसायियों के लिए बैंकिंग सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के हमारे प्रयास में बड़ी मदद की है, जिससे ये दुनिया का सबसे बड़ा वित्तीय समावेशन कार्यक्रम बन गया है। वित्त मंत्रालय के एक बयान के मुताबिक जेएएम ट्रिनिटी ने डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी कार्यक्रम को बढ़ावा दिया है। मनरेगा वेतन से लेकर उज्ज्वला योजना, सब्सिडी और कोविड के दौरान आम लोगों को पैसा उपलब्ध कराने तक इस योजना ने एक अहम भूमिका निभाई है। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक मार्च 2015 में प्रति खाता औसत बैंक बैलेंस 1,065 रुपए था, जो अब बढ़कर 4,352 रुपए हो गया है। करीब 80% खाते सक्रिय हैं। 66.6% जनधन खाते ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में खोले गए और 29.56 करोड़ खाते महिला खाता धारकों के हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पीएमएफबीवाई के तहत 2024-25 में कुल 4.19 करोड़ किसानों का पंजीकरण किया गया है। 2022-23 में इस योजना के तहत पंजीकृत किसानों की संख्या 3.17 करोड़ थी। 2022-23 की तुलना में 2024-25 में इसमें 32% की वृद्धि हुई है। कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने ये जानकारी शुक्रवार को राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना देश में करीब 2016 सीजन से शुरू की गई थी। ये योजना राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साथ किसानों के लिए मांग आधारित और स्वैच्छिक है और हालांकि इस योजना के तहत गैर ऋणी किसानों, छोटे और सीमांत किसानों और पट्टेदार सहित किसानों का कवरेज साल दर साल बढ़ रहा है और इसमें वृद्धि का रुझान दिख रहा है।
सरकार ने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के बजट आवंटन को 2013-14 के बजट अनुमान 21,933.50 करोड़ से बढ़ाकर वर्ष 2025-26 के दौरान बजट अनुमान को 1,37,756.55 करोड़ रुपए कर दिया है। सरकार ने फसल उत्पादकता, सततता और किसानों की आजीविका में सुधार लाने तथा किसानों की सहायता के लिए कृषि क्षेत्र में विभिन्न चुनौतियों का समाधान करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विधियों और IoT सक्षम प्रणालियों को शुरू किया है। और यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए DD न्यूज। मम्मी, भूख लगी। ये 1 मिनट में नहीं 4 मिनट में आएगा। थोड़ा वक्त लगेगा पर सेहत को पाएगा। NDH सूजी वर्मिसेली पर सबका दिल आएगा। NDH सूजी वर्मिसेली, सेहत भी स्वाद भी। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए आगे बढ़ते हैं। आज देश 26वां कारगिल विजय दिवस मना रहा है। ये खास दिन देश के उन वीर सपूतों को समर्पित है जिन्होंने तमाम मुश्किलों को पार करते हुए पाकिस्तानी घुसपैठियों को कारगिल से खदेड़कर दुर्गम चोटियों पर जीत का परचम फहराया था। तो क्या थी कहानी कारगिल की, देखते हैं इस रिपोर्ट में। कारगिल एक निर्जन पहाड़ी इलाका, आबादी 0 के बराबर और 6 महीने पूरी तरह बर्फ से ढका हुआ। इतना जटिल क्षेत्र होने के बावजूद सामरिक नजरिए से भारत के लिए महत्वपूर्ण। कारगिल कश्मीर घाटी, लद्दाख और सियाचिन ग्लेशियर पर हमारी सैन्य स्थिति और सुरक्षा के लिहाज से बेहद संवेदनशील क्षेत्र है। 1999 में पाकिस्तानी सेना ने एक तय योजना के तहत इस क्षेत्र में घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन भारत के वीर जवानों ने पाकिस्तान के कब्जे से कारगिल की ऊंची चोटियों को आजाद कराकर अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया। देश के इन्हीं वीरों की कहानी को जन जन तक पहुंचाने के लिए हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर क्या थी कहानी कारगिल की और क्या था भारत का ऑपरेशन विजय। 1999 के अप्रैल और मई के महीने के पहले सप्ताह में नियंत्रण रेखा को पार कर भारत की सीमा में दाखिल हो चुके थे। सबसे पहले भारतीय सेना की एक गश्ती टुकड़ी की नजर उन घुसपैठियों पर पड़ी और सेना ने घुसपैठियों को खदेड़ने के लिए एक गश्ती दल भेजा, लेकिन भारी क्षति उठानी पड़ी। इसके बाद पाकिस्तानी सेना ने भारतीय चौकियों पर गोलीबारी करनी शुरू कर दी। फिर हालात की गंभीरता को देखते हुए भारतीय थल सेना ने ऑपरेशन विजय की शुरुआत की। भारतीय सैनिकों ने अदम्य साहस और वीरता दिखाते हुए कैप्टन विक्रम बत्रा और उनकी बटालियन ने टाइगर हिल के नजदीक 2 महत्वपूर्ण चौकियों पर फिर से कब्जा जमा लिया और फिर टाइगर हिल पर झंडा फहराने के बाद भारतीय सेना ने इस युद्ध में बड़ी बढ़त बना ली। रही सही कसर भारतीय विमानों की अचूक बमबारी ने पूरी कर दी। भारतीय सेना के साहस के आगे पाकिस्तानी सेना ने घुटने टेक दिए और 10 जुलाई से पाकिस्तानी सेना नियंत्रण रेखा से पीछे हटने लगी। पाकिस्तानी सेना के पीछे हटने के बाद भारतीय सेना ने 11 जुलाई 1999 को बटालिक की चोटियों पर भी अपना अधिकार जमा लिया। अंत में 14 जुलाई को भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के सफल होने की घोषणा की और 26 जुलाई 1999 को कारगिल युद्ध पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। कारगिल युद्ध ने साबित कर दिया था कि हमारे देश के पराक्रमी सैनिक अपने जान की बाजी लगाकर भी भारत की ओर उठने वाली हर बुरी नजर का मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। 26 जुलाई 1999 ये वो तारीख है जब भारतीय सेना ने कारगिल जैसे दुर्गम पहाड़ियों में पाकिस्तानी सेना को खदेड़ते हुए विजय की पताका लहराई थी। हमारे वीर सैनिकों को उनकी बहादुरी के लिए समर्पित आज का ये दिन पूरे देश में विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये दिन हमें उन वीर सैनिकों की याद दिलाता है जिन्होंने देश की रक्षा करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। कारगिल दिवस पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साल 1999, जम्मू कश्मीर का कारगिल क्षेत्र। पहाड़ों की ऊंची ऊंची चोटियां जो कभी बर्फ की चादर ओढ़कर पूरी वादी को ठंडा कर देती थीं,
अचानक मई के महीने में धमाकों और बारूद की गंध से गर्म हो उठी थी। चोटियों पर पाकिस्तानी सेना और घुसपैठियों ने अपने नापाक मंसूबों को कामयाब करने के लिए कब्जा कर लिया था। अपनी सरजमी पर मौजूद दुश्मनों को खदेड़ने के लिए भारत ने ऑपरेशन विजय चलाया। मई 1999 से 26 जुलाई 1999 के बीच कारगिल में भारत और पाकिस्तान के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें भारत ने पुनः अपनी चोटियों पर कब्जा कर विजय हासिल की। लेकिन यह विजय आसान नहीं थी। अपनी माटी की रक्षा के लिए 527 जवानों ने अपने प्राणों का बलिदान दे डाला, जबकि 1300 से अधिक जवान घायल हुए। विपरीत परिस्थितियों में भी दुश्मन से लोहा लेते इन जवानों ने युद्ध के मैदान से जब अपने परिवारों को पत्र लिखे तो उन्हें पढ़कर हर एक की आंखें नम हो गईं। दूसरी ओर विपरीत परिस्थितियों में उनकी वीरता और समर्पण देख हर भारतवासी ने गर्मजोशी से सलाम किया। आज कारगिल युद्ध को 26 साल हो चुके हैं, लेकिन उन रणबांकुरों के वक्त आज भी उनकी वीरता, देश प्रेम और परिवार से उनके बेजोड़ लगाव को तरोताजा कर देते हैं। आइए बलिदानियों के उन पत्रों में लिखे भावों को जानते हैं जो युद्ध के मैदान से आखिरी बार उन्होंने अपने परिवार और दोस्तों को लिखे थे। सबसे पहले खत उस अमर बलिदानी का जिसने कारगिल युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देकर खालूबार पोस्ट पर विजय हासिल की। कैप्टन मनोज पांडे, परमवीर चक्र, मरणोपरांत 11 गोरखा राइफल्स। 19 जून 1999 को उन्होंने अपने दोस्त पवन को पत्र लिखा था। डियर पवन, जितने लोगों को हो सके मेरा यह लेटर पढ़कर सुनाना। मुझे तुम्हारे दोनों पत्र मिले, दोनों लड़ाई के बीच में ही मिले। इस हाई एल्टीट्यूड पर दुश्मन के साथ लड़ाई सचमुच मुश्किल है। दुश्मन बंकर में छिपा है और हम खुले में हैं। दुश्मन पूरी प्लानिंग के साथ आया है और वह ज्यादातर चोटियों पर कब्जा कर चुका है। शुरुआत में हमारी स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन अब हालात नियंत्रण में हैं। मैं खुद 4 बार मौत का सामना कर चुका हूँ। शायद कुछ अच्छे कर्म के कारण अब भी जिंदा हूँ। हर दिन हमें देश भर से चिट्ठियां मिल रही हैं। इसमें लिखा है जस्ट डू इट। ये देखने में सचमुच अच्छा लग रहा है कि जरूरत और मुश्किल वक्त में हमारा देश एक हो जाता है। मैं नहीं जानता कि अगले ही पल क्या होगा, लेकिन मैं तुम्हें और देश को भरोसा दिलाता हूँ कि हम दुश्मन को धकेल देंगे। इस ऑपरेशन ने इतना कुछ सिखाया है कि उसकी गिनती नहीं। इंडियन आर्मी सचमुच अद्भुत है, वो कुछ भी कर सकती है। यहाँ बहुत सर्दी है, लेकिन बर्फ पिघलनी शुरू हो गई है। यदि सूरज निकल आए तो दिन ओके हो जाता है। रात में बहुत ठंड होती है, -5 डिग्री। एक रिक्वेस्ट है, मेरे भाई को उसके अहम समय में गाइड करना। सभी दोस्तों को मेरा हेलो कहना। जब मैं लौटूंगा तो हमारे पास कई सारी बातें होंगी करने को। फिर बात करेंगे। तुम्हारा मनोज। अब अगला पत्र। कैप्टन विजयन थापर, वीर चक्र, मरणोपरांत 2 राजपूताना राइफल्स। डियर पापा, मम्मी, बर्डी और ग्रैनी, जब तक आप लोगों को मेरा यह खत मिलेगा, मैं दूर ऊपर आसमान से आप लोगों को देख रहा होऊंगा। मुझे कोई शिकायत, अफसोस नहीं है, और अगर मैं अगले जन्म में फिर से इंसान के रूप में ही पैदा होता हूँ तो मैं भारतीय सेना में ही भर्ती होने जाऊंगा और अपने देश के लिए लड़ूंगा। अगर हो सके तो आप जरूर उस जगह को आकर देखना जहां आपके कल के लिए भारतीय सेना लड़ रही है। जहां तक यूनिट की बात है, नए लड़कों को इस शहादत के बारे में बताया जाना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि मेरा फोटो मेरे यूनिट के मंदिर में करनी माता के साथ रखा जाएगा। जो कुछ भी आपसे हो सके करना। अनाथालय में कुछ पैसे देना। कश्मीर में रुखसाना को हर महीने 50 रुपए भेजते रहना, और योगी बाबा से भी मिलना। बर्डी को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। देश पर मर मिटने वाले इन लोगों का ये अहम बलिदान कभी मत भूलना। पापा, आपको तो मुझ पर गर्व होना चाहिए। मम्मी, आप मेरे दोस्त से मिलना, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। मामा जी, मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ़ कर देना। ठीक है, फिर अब समय आ गया है जब मैं अपने साथियों के पास जाऊँ। बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल। लिव लाइफ
किंग साइज। आपका रॉबिन। यह खत सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं थे, यह उन माताओं की उम्मीदें थीं जिनके बेटे युद्ध भूमि में थे। यह थे हमारे कारगिल के शहीदों के आखिरी पत्र, जिनमें मौत से पहले भी जिंदगी की गूंज थी। भारत अपने अमर शहीदों के बलिदान को कभी नहीं भूलेगा। बचपन में गुल्लक में पैसे डालना हमें बचत करना सिखाता था। बड़े हुए तो बचत निवेश में बदल गई, लेकिन आज जब निवेश भी डिजिटल हो गया है तो धोखाधड़ी भी हाईटेक हो गई है। शेयर बाजार में कम समय में मोटा मुनाफा देने का झांसा देकर साइबर ठग आपको ठग रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम, चमकदार ऐप्स और फर्जी ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म्स, ये सब कुछ ऐसा लगता है जैसे असली हो, लेकिन पीछे बैठा होता है एक शातिर दिमाग जो आपका बैंक खाता खाली करने को तैयार है। कोई मुफ्त में दे सलाह तो रहिए सावधान। लॉ है कि अगर आप सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स या रिसर्च एनालिस्ट नहीं हैं तो आप शेयर मार्केट से जुड़ा कोई भी रिकमेंडेशन नहीं कर सकते हैं। तो इस चीज़ को हमको लागू करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कहना है ताकि वो हम देखें कि वो आके हमारे पास रजिस्टर करें। सेबी के कानून के अंदर कोई भी, चाहे वो रजिस्टर्ड हो या ना रजिस्टर्ड हो, गारंटीड रिटर्न नहीं दे सकता है, क्योंकि शेयर बाजार में रिस्क भी होता है और कोई ये नहीं कह सकता कि इस शेयर में लगा दीजिए तो ये गारंटीड आपको इतने % रिटर्न देके जाएगा, ये डबल हो जाएगा। निवेश से मुनाफा कमाना तो सही है, लेकिन क्या आपका निवेश सुरक्षित है? कहीं ये ठग फाइनेंशियल एक्सपर्ट बनकर आपके भरोसे का फायदा तो नहीं उठा रहे? आप कैसे पहचान सकते हैं इन खतरों के संकेत? जानने के लिए देखिए साइबर अलर्ट आज रात 10 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। क्या आप भी करते हैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट? शेयर मार्केट इन्वेस्टर्स को ठगने के कौन-कौन से तरीके अपना रहे हैं ये साइबर अपराधी? फेक ऐप बनाते हैं, नामी ब्रोकर है उसके ऐप के थ्रू इन्वेस्ट कर रहा हूं, जबकि वो उस ब्रोकर का ऐप नहीं है, वो एक फेक नकली ऐप है। 30 लाख मैंने विथड्रॉ करने की कोशिश की तो उन्होंने बोला कि लेट तो 10% आप दो। टोन वगैरह उनकी जो लैंग्वेज थी बदल गई। जो भी इन्वेस्टमेंट आपके पास आ रहा है, इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन आ रहा है, उससे अलग अलग वेरीफाइड गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल वेबसाइट्स है उन पे चेक करें। देखिए साइबर अलर्ट शनिवार रात 10 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अनुमति दी, नमस्कार।